आईएसआई, हिजबुल मुजाहिदीन, अच्छा। कश्मीर के जो अलगाववादी संगठन हैं वो लोकल मुस्लिम कट्टरवादी, खालिस्तानी आतंकवादी, बबर खालसा, सिख फॉर जस्टिस, ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे धमकियाँ दी और सब डॉक्यूमेंटेड थी। और मुझे वो पर्चा मिला और उस पर्चे में लिखा था कि भाई आप का सर जल्द से जल्द कलम किया जाएगा, सर कलम से जुदा किया जाएगा। उस टाइम पे कुछ दिन पहले ही नुपुर शर्मा को जो धमकी मिली थी। सिख फॉर जस्टिस का आपने जिक्र किया, खालिस्तानियों से धमकी मिली, अमृतपाल के मामले में आपने कहा था। उससे गुरपंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा आहत थे। अब मेरे पास एक दिन में 150 कॉल अमेरिकन नंबर से, कैनेडियन नंबर से, फ्रांस के नंबरों से, ताइवान के नंबरों से, रशिया के नंबरों से आने लगे। मैं एक अकेला ऐसा आदमी था जिसने गुरपंत पन्नू को जिसको गुरपंत पन्नू ने खुद फ़ोन किया। वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप किस नज़र से उसे देखते हैं? कितना दम है उसमें कि अगर राहुल गांधी के पास इतने ज़्यादा एविडेंसेस हैं तो वो कोर्ट क्यों नहीं? भाई उनको सरकार में विश्वास है। राहुल गांधी एक ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना। कांग्रेस अगर आज पाताल में चली गई तो वो पाताल में जाने का रीजन भी यही है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया गया उन 25% लोगों को कि ये भारत की जो सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ। दुर्भाग्य है हमारे देश में कि इस पूरे मामले के ऊपर जिन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो इफेक्टिवली इसके अंदर कहीं ना कहीं काम कर सकते थे, उन लोगों की आवाज़ नहीं है। हिंदू भारत के अंदर बहुसंख्यक होने की कीमत चुका रहा है। हम भले ही ये कहें कि हमारे जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हैं वो जात पात से बाहर या धर्म के उससे बाहर हैं, मुझे नहीं लगता। कपिल सिब्बल वही है जो अपना पॉडकास्ट चला के सोशल मीडिया के ऊपर और अपना प्रोपेगेंडा। हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि अगर सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए किसी भी पद से, चाहे वो संवैधानिक पद हो, चाहे वो किसी पार्टी, अगर कोई बात उठती है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। उच्च न्यायालय के ऊपर अगर एक छोटी सी किसी जज के ऊपर टिप्पणी कर दे तो आप कंटेम्प्ट लगा लो। जब देश की साख और सुरक्षा का सवाल हो तो ये न्याय के योद्धा सबसे पहले आगे आते हैं। तमाम धमकियों के बावजूद अपने जज्बे का लोहा मनवा रहे हैं। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं, आज ऐसी हस्ती हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और पॉलिटिकल एनालिस्ट विनीत जिंदल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत और थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। हम तमाम मुद्दों पर, कानूनी मुद्दों पर बात करेंगे, राजनीति पर बात करेंगे। उससे पहले मैं शुरुआत से आता हूँ कि कहाँ से ये लगा कि मुझे एडवोकेट बनना है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से ये शुरुआत हुई? वैसे अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि लॉइंग करूँगा, लॉयर बनूँगा। मेरे फादर वैसे प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, बट ही इज़ अ वेरी गुड सोशल वर्कर। बहुत काम किया है उन्होंने सोशल फील्ड में। लोगों को एडवोकेट नहीं होते हुए भी लोगों को फ्री लीगल एडवाइस विद द हेल्प ऑफ दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि दिल्ली के अंदर जो हाई कोर्ट है उसकी एक शाखा है जो लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराती है। उसके माध्यम से 10 साल तक लगातार फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई गई उस सोसाइटी द्वारा। और सोसाइटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस के नाम से उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो मेरे फादर हैं उनकी। और वही एक प्रेरणा मेरे लिए थी। और पहले कभी नहीं सोचा, इवन आफ्टर 12th सोचा नहीं था कि एडवोकेसी करूँगा, पर भाग्य ने लिखा था। और फिर ऑल ऑफ सडन ऐसा आया कि भाई पहले मेडिकल में जाने का दिल था, लेकिन फिर आया कि नहीं, ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों के साथ-साथ लोगों की सेवा की जो भाव होता है, उसके अंदर बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और कहीं न कहीं बहुत ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं, वो लीगल फील्ड से आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, हमारे परिवार के अंदर कोई लॉयर नहीं है, तो वो डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करी जब आप प्रोफ़ेशन में आते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिशनर होते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर होते हैं, बहुत सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको देखनी पड़ती है, तो वो भी देखी। बट अच्छा लगता है और अब लगता है कि नहीं, जो सोच के एडवोकेसी की थी, वो कहीं न कहीं सार्थक हो रहा है। और बस यही है कि जीवन में चलता गया। और सुप्रीम कोर्ट में है, शुरुआत कहाँ से हुई? जस्टिस फ़खरुद्दीन साहब फॉर्मर चीफ रहे हैं, एमपी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में थे, पहले एमपी में थे, फिर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जब छत्तीसगढ़ बना, तो उसके पहले जो चीफ थे, वो थे। उनके साथ काफ़ी समय तक प्रैक्टिस किया, उनसे सीखा बहुत कुछ।
बहुत एक्टिव थे, समाज के लिए बहुत वो भी काम करते थे, तो वो सब चीज़ें उनसे सीखी और सीखने के बाद अब उनका वो देहांत हो गया, वो नहीं हैं अब इस दुनिया में। तो जब वो गए, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू करी और आज आप सब लोगों के सामने वो चल रही है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर की आपने बात की। मैं इस प्रोफ़ेशन में ये देखता हूँ कि मोस्टली वो लोग सक्सेस हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रोफ़ेशन में हैं। बहुत चैलेंजेस रहे होंगे और आपको नए जो आने वाले कानून के ज्ञाता बनना चाह रहे हैं या इस फ़ील्ड में आना चाह रहे हैं, वो भी सुन रहे, देख रहे होंगे। बहुत तरह के चैलेंज होते हैं। अगर आप तो चलिए मैं ये मानता हूँ कि आप अभी यहाँ पहुँचे हैं, तो वो सफ़र मतलब आप भी वहीं से गुज़रे हैं। लेकिन जो जिला जज में काम कर रहा है या जो उस तरह से काम कर रहा है, उनके लिए बहुत चैलेंजेस हैं। मतलब उनके लिए क्या एक मैसेज किस तरह से उन चैलेंज से निकलने के लिए आप सलाह देंगे? क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है कि एक मतलब जिसकी पहली जनरेशन इस फ़ील्ड में आ रही हो, उसके लिए वहाँ तक पहुँचना। बिल्कुल और उसका एक बहुत बड़ा कारण है। लीगल प्रोफ़ेशन एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ पे जो व्यक्ति आपके पास आता है, वो बहुत दुखी होता है या वो किसी मुसीबत में फँसा हुआ होता है और इस कंडीशन में कहीं न कहीं विश्वास होना उस व्यक्ति के पास जिसके पास वो आया है, वो बहुत ज़रूरी होता है और फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो होते हैं, उनके साथ डिफ़िकल्टी ये होती है कि वो विश्वास जमाना, जो आपके पास शिकायत लेके आया कि मेरी याचिका को दायर कीजिए या जो भी उसका ग्रीवेंसेस है, उसको लेकर उसके अंदर ये विश्वास पैदा करना कि आप सही आदमी के पास आए हो, बहुत मुश्किल है। और वो आदमी आपके पास आए, क्योंकि आप अपनी एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते, बार काउंसिल का बार है। तो वो सब चीज़ें आप नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं आपको अपनी परफ़ॉर्मेंस से ही, जो आप काम करेंगे उससे ही कहीं न कहीं आपको जो प्रैक्टिस में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और वो एस्टेब्लिश करने में आपको बहुत समय लगता है क्योंकि जहाँ आपको सेल्फ एफर्ट्स के साथ काम करना पड़ता है और आप एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते, सिर्फ़ एक लॉयरिंग का जो प्रोफ़ेशन है, एडवोकेसी का जो प्रोफ़ेशन है, वही एक प्रोफ़ेशन ऐसा है, जहाँ पे आप अपनी एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते। तो आपकी एडवर्टाइज़मेंट आपका काम है। अब वो करना एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि आपके ऊपर आने वाले व्यक्ति का विश्वास उतना जम जाए कि वो आपको अपना केस दे। तो क्योंकि उसकी ज़िंदगी आपके हाथ में होती है डॉक्टर एक्चुअली के बाद। एक्चुअली तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक हर्डल होता है और मुझे लगता है कि जो न्यू जनरेशन में आने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि एडवोकेसी करें, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला काम यही है कि बिना कुछ सोचे हुए, पैसों को ना सोचते हुए, अपना बेस्ट एफर्ट दें। जो भी केस उनके पास चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे एक गरीब आदमी आए, चाहे कोई अमीर आदमी आए, उस केस को अपने दिलो-जान से जितनी उनके पास कानून की जानकारी है उसके साथ और साफ-सुथरे तरीके से उसको लड़ें। जब आपने अपना पूरा एफर्ट 100% किसी केस में दिया, तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति जो आपके पास आया है, हार-जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन जो व्यक्ति आपके पास आया है अपना ग्रीवेंस लेके, वो कहीं न कहीं आपके एफर्ट्स को देख के समझता है कि वकील साहब ने काम किया है। तो उसी से आपकी 1 से 2 से 4 चीज़ें बढ़ती हैं, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और यही एक मैसेज मैं आपके इस शो के माध्यम से दूँगा कि जो लोग प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, उनको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। सर, आपको लगता है कि सरकारों को भी कुछ एडवोकेट्स के लिए, इस फ़ील्ड के लोगों के लिए करना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर जिला अदालतों में हम देखें, जो नए-नए युवा आ रहे हैं, आप यकीन मानिए मैं जितनों को जानता हूँ, कई बार ऐसा होता होगा कि वो 15-15 दिन, 20-20 दिन कुछ नहीं कमाते। बड़ा स्ट्रगल है उनके लिए और फर्स्ट जनरेशन वालों के लिए तो ख़ासकर। तो आपको लगता है कि सरकारों को भी कुछ इस बारे में सोचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है और इस बात के ऊपर अलग-अलग बार काउंसिल्स जो हैं क्योंकि जो हमें रिप्रेज़ेंट करती हैं बॉडीज़ वो बार काउंसिल्स हैं और अलग-अलग राज्यों की हैं और कई राज्यों में इस तरीके के प्रपोज़ल सरकारों को दिए गए हैं और मुझे लगता है कि जो सरकार संवेदनशील है, सामाजिक लोगों को सहायता करने के लिए और समाज में जो दिक्कतें हैं उनको ख़त्म करने के लिए, वो लोग एडवोकेट्स की जो माँग है बेसिकली जो न्यू जनरेशन आई या जो न्यू कमर्स हैं लॉयर्स के प्रोफ़ेशन में, उन लोगों को हेल्प आउट करने के लिए मुझे लगता है कहीं न कहीं जो सरकारें ऐसी हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ आगे करेंगी और कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। जैसे दिल्ली के अंदर मेडिकल क्लेम को हम बात करें, मेडिकल फैसिलिटी जो है वो दिल्ली सरकार ने जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब उस समय पे वो दी गई थी और अभी जब बीजेपी की सरकार आई है तो उसको बढ़ाने की बात चल रही है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, सरकारें संवेदनशील होती हैं और जब आप समाज को सुधारने की, समाज में अच्छी चीज़ें लाने की बात करते हैं, तो लॉयर्स का एक ऐसा पार्ट हमेशा रहता है
कि वो समाज की कृतियों के लिए लड़ते हैं, समाज के अच्छाई के लिए लड़ते हैं, तो कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी सरकारों की भी बनती है कि वो ऐसे लोगों को जो लोग लॉयर के प्रोफ़ेशन में हैं, अगर वो दिक्कत में हैं तो उनको हेल्प आउट करें। तो फिर से वो चाहे बार काउंसिल्स हों, चाहे वो सरकारें हों, मुझे लगता है कि दोनों को मिलके कलेक्टिव एफर्ट ज़रूर करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक प्रपोज़ल आया है कि भई जो नए लॉयर्स हैं उनको ₹15,000 ₹20,000 का स्टाइपेंड जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसकी तरफ से दिया जाए। बहुत अच्छा स्टेप है, सीनियर एडवोकेट्स जो हैं उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसे ही एफर्ट्स की ज़रूरत जो लॉयर्स अच्छे स्केल पे पैसों को कमा रहे हैं, उनको भी आगे आके कहीं न कहीं हम तो किस्से सुनते हैं, मतलब अभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम किस्से सुनते हैं कि बड़े-बड़े लोग, चाहे वो जेठमलानी जी हों या और हों, जी क्या फ़ीस उनकी एक हियरिंग की रहती है, सिब्बल साहब हों। तो अगर वो नई पीढ़ी के लिए ऐसा कुछ करें, उन जैसे और वकील भी करें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल होगी। अभी आपने एक पत्र लिखा, जो मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी थी, बी.आर. गवई साहब की। राष्ट्रपति को आपने पत्र लिखा, शायद आपने गवई साहब को भी पत्र लिखा। वो बयान वो मैंने देखा भी, पढ़ा भी। मुझे लगता है कि अगर सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी कर जाए, मेरी अप देखिए, मैं आपसे यही समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी समझ सामाजिक या उस दृष्टि से है, मैं केस की मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ कि केस क्या था, वो मैं आपसे समझूँगा। बट जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया कि विष्णु से अपने भगवान से कह दो कि मूर्ति ठीक कर लें। क्या सही है ये? मतलब देखिए, अदालतों में विश्वास पहले ही कम होता जा रहा है। उसके बाद अगर सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति धर्म को लेकर, इस तरह से किसी भी धर्म को लेकर, हालाँकि हिंदुओं का धर्म बहुत सॉफ्ट टारगेट है, कोई भी बोल के चला जाता है। मुझे मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह दे रहा हूँ कि गवई साहब ये बयान, ये टिप्पणी किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं कर सकते थे। क्या लगता है आपको कि सही है? किस दिशा में जा रहे हैं हमारे सर्वोच्च पद और सर्वोच्च अदालत? देखिए हर्षी मैंने लेटर लिखा तो इस बात से ही पता चलता है कि मैं आहत हूँ और मुझे लगता है सनातन और हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग होंगे, वो जिस तरीके से हमारे मुख्य न्यायाधीश ने बोला उससे आहत हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हिंदू धर्म के लिए उन्होंने जिस तरीके की बात की और ऑफेंसिव क्यों है? मैं कई डिबेट्स में मैंने हिस्सा लिया जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उस पे भी हिस्सा लिया। तो बहुत से ऐसे लोग भी थे वहाँ पे जो उनको डिफेंड कर रहे थे। तो मेरा उनसे एक ही सवाल था। एक कल शाम की भी बात है, मैं एक चैनल पे डिबेट में था तो उसमें एक सामने मेरे मुस्लिम स्कॉलर थे, एडवोकेट भी हैं वो। तो उनका उन्होंने कहा कि देखिए ये तो हमारा देश है, संविधान है, उसमें सेकुलरिज़्म है और ऐसा उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे ऑफेंसिव कुछ कहा जाए उसको। तो मेरा उनसे वही सवाल था आपके वाला कि क्या अगर इस्लाम के लिए इस तरीके की बात बोल दी जाए कि एक मस्जिद है वो टूटी हुई है और उस मस्जिद को बनाने के लिए अल्लाह से जाके दुआ करो और वो बन जाएगी, तो क्या उसको आप सहन करेंगे? और विश्वास मानिए, आपकी बात भी मैं बिल्कुल सही मानता हूँ और विश्वास मानिए कि अगर ये बात उनके धर्म के लिए बोल दी होती तो आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के घर के अंदर लोग आग लगाने को तैयार हो जाते। आप जस्टिफाई करिए, वो आपका अधिकार है किसी को जस्टिफाई करना, लेकिन जहाँ धर्म की बात होती है, आपको आप जानते हैं कि कितना सेंसिटिव चीज़ें हैं। आपको याचिका को सुनना है, याचिका को नहीं सुनना, वो आपका अपना अधिकार है। लेकिन उसपे भी सवाल तब खड़ा हो जाता है जब आप एक दरगाह पे कुछ दिन पहले ही एक दरगाह को टूटी हुई और वो एएसआई की जुरिडिक्शन में थी, उसको आप कहते हैं कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई का काम है उसको बनाइए, प्रोटेक्ट कीजिए। और वहीं पे जब आपके सामने भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर एक याचिका जाती है, आप उसको स्ट्रेट अवे डिक्लाइन कर देते हैं और उससे उसके साथ वहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है, उसकी धार्मिक भावनाओं का, उसके आराध्य का आप मज़ाक बना के आप इस तरीके की बात बोलते हैं, तो कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का मुझे लगता है कि ज़िम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है, जो अपने आप को हिंदू कहता है, अपने आप को सनातनी कहता है और वो व्यक्ति जो देश के संविधान में विश्वास रखता है। इन तीनों लोगों की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इस पूरे मामले के ऊपर जिन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो इफ़ेक्टिवली इसके अंदर कहीं न कहीं काम कर सकते थे, उन लोगों की आवाज़ नहीं आई। आप चाहे किसी भी पार्टी की बात कीजिए, उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आया और ये दुखद है और मैं खुद इस बात से बहुत मानता हूँ कि बहुत गलत है ये
कि अगर यही बात किसी और अल्पसंख्यक समुदाय की किसी भी समुदाय के लिए आ गई होती बिल्कुल तो कहीं ना कहीं बहुत शोर शराबा मचता, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के क्लैरिफिकेशन आते, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती कि मुख्य न्यायाधीश को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आप देखिए ना, तो मुझे लगता है कि हिंदू भारत के अंदर बहुसंख्यक होने की कीमत चुका रहा है। आज ये कह दिया जाता है कि सरकार आपकी है, आप बहुसंख्यक हैं, आप अल्पसंख्यकों को दबा रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर इस तरीके की बातें चला दी जाती हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत के अंदर हिंदू बहुसंख्यक होने का कीमत चुका रहा है और ये हम हर रोज देख रहे हैं और ये मामला अब निचले स्तर से जाते जाते अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम भले ही ये कहें कि हमारे जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हैं वो जात पात से बाहर या धर्म के उससे बाहर हैं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जैसा आपने अभी कहा कि किसी ने, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी ने इस पर नहीं कहा, लेकिन ये 100% सच है कि अगर किसी अन्य धर्म पर ये टिप्पणी होती तो चाहे सत्ता पक्ष होता, चाहे विपक्ष होता या कोई थर्ड फ्रंट होता, वो सड़कों पर होते, वहाँ बयानबाजी आ रही होती। आपने पत्र लिखा है, उस पत्र में आपने क्या मांग की है कि राष्ट्रपति को भी लिखा है आपने? देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने पत्र लिखा तो मेरे पास बहुत फ़ोन आए। फ़ोन इसलिए आए कि सबने बोला कि अरे विनीत भाई, चीफ जस्टिस हैं, अभी समय है उनका, क्यों आप ऐसी तार को छेड़ रहे हैं जिससे आपके प्रोफ़ेशन पे, क्योंकि देखिए मेरा जो फ़ाइनेंशियल काम है, बेसिकली जो मेरा प्रोफ़ेशन है, मेरा सिर्फ़ वही प्रोफ़ेशन है, इसके अलावा मेरा कोई और बिज़नेस नहीं है। आपकी तो डायरेक्ट डीलिंग पढ़नी ही पढ़नी है। तो लोगों को ये जो शुभचिंतक थे, उनको ये डर था कि अरे भाई, आप याचिकाएँ लगती हैं, सब होता है, क्यों आप इस तरीके की बात कर रहे हैं? पर मेरा मानना ये है कि आप संवैधानिक पद पर हैं, आप बहुत बड़े पद पर हैं और आपके मुख से जो बात निकलेगी, वो एक आम व्यक्ति को मैसेज देती है और आप कहीं न कहीं इस तरीके की बातें बोलकर, वो लोग जो हमेशा सनातन के खिलाफ रहते हैं, जो लोग सनातन को बुरा-भला कहना चाहते हैं, आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आपने कहा माइंडसेट, आपने कहा लोगों का खुद का बिलीफ, इसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें चली कि हमारे चीफ जस्टिस किस धर्म को या किस लाइन को फॉलो करते हैं। मेरा मानना ये है, क्योंकि उनका एक क्लैरिफिकेशन भी आया अगले दिन ही कि मैं सब धर्मों का जो है वो बड़ा सम्मान करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर सचमुच में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो उनको ये कहना चाहिए था कि या तो उन्होंने वो बात, जिस बात को लेकर इतना हो हल्ला मच रहा है, वो बात उन्होंने नहीं कही और वो बात सभी न्यूज़ एजेंसीज़ को हटानी चाहिए और अगर उन्होंने वो बात कही, तो उनको उसके लिए माफ़ी माँगनी चाहिए। वो तो लाइव केस था ना। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप ये देखिए कि किस तरीके से उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई है। ये कह दिया गया कि ये तो सोशल मीडिया में इस तरीके की, अब सोशल मीडिया को आपने एक टारगेट बना लिया। हमारे एएजी भी वहाँ थे, तुषार मेहता जी, कपिल सिब्बल भी वहाँ थे और दोनों लोगों ने चीफ जस्टिस का सपोर्ट किया, ये कहते हुए कि भई हाँ, सोशल मीडिया जो है वो अनकंट्रोलेबल हॉर्स है। आप वही लोग हैं, कपिल सिब्बल वही हैं जो अपना पॉडकास्ट चला के सोशल मीडिया के ऊपर और अपना प्रोपेगेंडा करते हैं। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सही बात है। और आप वहाँ खड़े होके आप ये कह रहे हैं, क्योंकि वो सनातन की बात थी। अगर यही बात किसी और धर्म की होती तो कपिल सिब्बल ही पीआईएल लगा रहे होते। यस, तो कपिल सिब्बल ही वहाँ खड़े होके ये सवाल उठाते कि चीफ जस्टिस को ये नहीं कहना चाहिए था। तो देखिए, ये डिफरेंस है। ये हम लोगों का जो लॉबी है, जिसको हम कहते हैं कि भई हार्डकोर हिंदुत्व की जब हम बात करते हैं, वो लॉबी उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेफ्टिस्ट लॉबी और लोगों को खुश करने वाली लॉबी, ये बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत से लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग करने की ज़रूरत है कि अगर सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए किसी भी पद से, चाहे वो संवैधानिक पद हो, चाहे वो किसी पार्टी का पद हो, अगर कोई बात उठती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए और आवाज़ इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि कम से कम जो व्यक्ति जिसने बोला है, और देखिए ये बात तो मैसेज तो पहुंचा, तभी तो चीफ जस्टिस ने अगले दिन आके क्लैरिफिकेशन दिया, वरना तो नहीं होता। 100% है। तो ये जो जीत थी, ये क्योंकि मेरा इसमें ये मानना है कि जो
हियरिंग लाइव थी और चीफ जस्टिस का एक एक शब्द, वो चीफ जस्टिस हैं, वो ऐसे ही नहीं है वहाँ, एक एक शब्द सोच समझ के, मैं उस माफी को नहीं मानता हूँ, एक एक शब्द सोच समझ के बोला गया होगा, उन्हें पता है कि कोर्ट का केस लाइव है, सब सुना जा रहा है, अगर उन्होंने कुछ बोला तो ऐसे नहीं कि साहब मुंह से, नेता थोड़ी ना हो भाई आप सीजेआई हो। और आपने नहीं कहा तो आप कहते ना, हाँ, आप आपके पास तो सो मोटो पावर है, सही बात है। आप कॉग्निजेंस लेते, आप कहते कि भाई न्यूज एजेंसीज, आप देखिए क्या बोला, क्या गया, आप बोला गया कि सोशल मीडिया में ऐसी बात, सोशल मीडिया में नहीं चल रही है, सभी न्यूज एजेंसीज ने ये बात उठाई। और अगर आपको ये लगता है कि न्यूज एजेंसीज ने ये गलत बोला है, गलत बात है, तो आप आदेश देते कि वो डिलीट करें उसको। सही बात है, माफी मंगवाइए आप, आपने बहुत से केसों में, मतलब इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, और ने कराए हैं ना माफी। उच्च न्यायालय के ऊपर अगर एक छोटी सी किसी जज के ऊपर टिप्पणी कर दे कोई, तो आप कंटेम्प्ट लगा देते हैं। मैं आपसे वही उस पर ही आ रहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ हो क्या गया इस देश में, मैं ये भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। मैं एक इस पॉडकास्ट से पहले, मैंने परसों जब ये इशू हुआ था, एक वीडियो बनाया था। मुझे वीडियो बनाने से पहले, जैसे ही आपके शुभचिंतक थे, तो मैंने जब वो वीडियो बनाया तो मेरे भी कुछ शुभचिंतकों ने कहा कि भाई साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा भाई हो जाए, अब जो होगा। मैंने कहा हम उनके केस पे, उनके डिसीजन पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम उनकी भाषा पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आप हमारे दर्शकों को बताएं, किन स्थिति में लग सकता है, और क्या, मतलब क्या अगर ऐसा बोल दिया कि उस पर ही लगेगा, और किस पर नहीं लग सकता है। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिल्कुल देखिए इस मामले के अंदर जो अब तक बातें आई हैं, अ, जो मैं अपनी बात करूंगा कि अगर मैं अपने लेटर की बात करूं या जो मैंने बोला उसकी बात करूं, तो वो मेरा अधिकार है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि अगर कोई जजमेंट या कोई ऐसा वक्तव्य किसी का भी हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, अगर वो हमें लगता है गलत है, तो रीजनेबल क्रिटिसिज्म हम उसका कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो, लेकिन ऐसे अपशब्दों का प्रयोग ना किया जाए, ऐसी बात ना की जाए जिससे स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट, मतलब कि कोर्ट को आप कहें कि एक तरीके से उसको स्कैंडलाइज करने की, या ये कहा जाए कि कोर्ट प्रभुत्व में आके या गलत धारणा के साथ इस तरीके की बातें कर रहा है, तो ऐसी चीजें नहीं बोली जानी चाहिए, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आती है। अब इस मामले के अंदर जो बातें उठी हैं, या जो आप बात जो उठा रहे हैं, वो बात इसलिए उठाने लायक है और इसलिए संवैधानिक अधिकारों के अंदर आती है क्योंकि आप एक सनातन को मानने वाले व्यक्ति हैं, आप देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, और आप जब ये कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस ने बोला, अगर चीफ जस्टिस ने ये बोला कि भाई आप भगवान को जाके कहिए अपनी मूर्ति बना ले, तो इस पूरे कंटेक्स्ट का, पूरा जो कंटेक्स्ट था, बेसिकली जो याचिका थी, उससे कोई लेना देना नहीं था। आपने डिसमिस करना था, आप डिसमिस कर देते। तो रीजनेबल क्रिटिसिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट आप कर सकते हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। मैं कोर्ट और कोर्ट के फैसलों या मुख्य न्यायाधीश पर मर्यादित भाषा में क्वेश्चन कर सकता हूँ, ये राइट बिल्कुल, है मेरा। बिल्कुल है। भाई आपका संविधान, बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? संविधान ने दिया। वहाँ जो व्यक्ति बात बैठा है, अगर वो कुछ गलत बोलेगा तो क्या जनता या पब्लिक उसके ऊपर बोलेगी नहीं? आप ये राइट उससे कैसे ले सकते हैं? पर वो 25 वाला ही राइट लेके तो गया था, जिसपे आर्टिकल 25 का ही राइट तो था संविधान, इसीलिए जिस पर गवई साहब ने ये ज्ञान दे दिया। इसीलिए इसीलिए आप जो यहाँ आप और मैं बैठ के आज ये सवाल उठा रहे हैं, वो इसीलिए उठा रहे हैं कि वहां पे उस व्यक्ति का और हम सब लोगों का आर्टिकल 25 में जो हमारा रिलीजन फॉलो करने का, या हमारे रिलीजन का जो क्रेडिबिलिटी और हमारे रिलीजन की जो एक सम्मान है, उसको बनाए रखने की जो लड़ाई थी, वो कहीं ना कहीं वहां पे गलत तरीके से उसको रखा गया और गलत तरीके से बोला गया उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि वो रीजनेबल क्रिटिसिज्म है, और बिल्कुल हम लोगों का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हम आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 को हम अपना प्रयोग करें। और हम वो लोग नहीं हैं, आप और मैं तो यहाँ बैठ के जस्टिस गवई ने जो बोला उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अगर यही बात किसी और धर्म के लिए की होती तो आज सड़कों के ऊपर लोग होते, मारकाट हो रही होती। सड़क, और आप ये देखिए ना, अगर आप इस इशू को देखेंगे, चाहे कोई भी पत्रकार हो, मतलब चैनल्स को अगर मैं छोड़ दूं, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं या उस तरह के हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनके, उनमें से बहुत कम लोगों ने इस पे बात करी है। लोगों ने, जो आप कह रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि
इस स्टेटमेंट के बाद मीडिया में आने के बाद बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ है कि वो लोगों तक उतना ना पहुंच पाए। अगले ही दिन उनकी फिर क्लैरिफिकेशन आ गया है। देखिए हरीश भाई, मुझे लगता है कि जो बोला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, वो तो लोगों तक पहुंच गया, लेकिन उसके ऊपर एक्शन क्या होना चाहिए या किस तरीके का रिबर्टल उसके ऊपर आना चाहिए था, वो लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुंचा। और मैसेज बहुत गलत है। मैसेज इसलिए गलत है कि हमारे देश के अंदर धर्म को लेकर सभी लोग, सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि धर्म बहुत सेंसिटिव चीज़ है और इसके ऊपर बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। लेकिन वो सेंसिटिविटी तब कहाँ चली गई, जब आपने भगवान विष्णु के लिए, सनातन के लिए इस तरीके की बात कर दी। तो वो सेंसिटिविटी मुझे लगता है कि ज़रूरत है, और ज़रूरत आप छोड़ दीजिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बड़े लोगों को आप छोड़ दीजिए। ये हम सभी लोगों की, आप जैसे और मेरे जैसे आम जनता के लोगों की ताकत थी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अगले दिन कम से कम इतने बोलने की ज़रूरत पड़ी क्लैरिफिकेशन देना। कि मैं सब लोग धर्मों का सम्मान करता हूँ। लेकिन बात अभी उससे आगे है, हम लोग अभी रुके नहीं हैं, और मेरा मानना यही है, क्योंकि अभी वो प्रोटेक्टेड हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हैं, और इसके ऊपर संज्ञान लेने की जो पावर है, अगर वो नहीं उसके ऊपर माफ़ी नहीं माँग रहे हैं, तो इसके ऊपर संज्ञान लेने की जो पावर है वो राष्ट्रपति महोदय के पास है। हमने इसको उनको इसीलिए, जो याचिका जो मेरी थी, लेटर था जो मैंने गवई साहब को लिखा, उसके बाद मैंने उसकी प्रतिलिपि राष्ट्रपति महोदया को इसीलिए भेजी कि अगर सीजीआई उसके ऊपर रीज़नेबल रिस्पॉन्स नहीं देते, वो नहीं बोलते या नहीं कहते कि भई ये बात गलत थी मेरी, और मैं अगर किसी को हर्ट हुआ है अगर, और देखिए हमारा सनातन तो कहता है ना कि भई अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसकी माफ़ी माँगिए, उससे बड़ा कोई आदमी हो नहीं सकता। और महात्मा बुद्ध को मानने वाले वो हैं हमारे गवई साहब, तो वो भी यही कहते थे कि भई अगर किसी को आपकी बात से किसी को हर्ट हो गया, तो आप माफ़ी माँग लीजिए। तो पद की गरिमा को बनाए रखिए, सामने आइए, लोगों से माफ़ी माँगिए, सनातन के लोगों से। अच्छा, एक चलन और चल पड़ा है पिछले कुछ सालों में, अगर हम कह लें, एक दशक भी कह सकते हैं, कि जो सर्वोच्च पद पर हैं अदालतों में, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या इधर हो सुप्रीम कोर्ट में, रिटायरमेंट के बाद जब वो राजनीति की तरफ रुख कर लेते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो जब अपने पद पर थे, उनके फैसले प्रभावित नहीं थे? देखिए ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, और मैं मानता हूँ ह्यूमन नेचर एक चीज़ होती है, और एक सबकी अपनी-अपनी एक सोच होती है, और वो सोच के साथ वो कहीं न कहीं अपना जुड़ाव रखता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल इफ़ेक्ट हर चीज़ का हर जगह पे होता है, और इन्फ्लुएंस भी होता है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक सीट पे बैठ के मैं जो निर्णय लेता हूँ, वो बायस नहीं होता, तो कहीं न कहीं डिपेंड करता है कि वो जिस निर्णय को आपने लिया गया, वो किस चीज़ के बारे में था। उसी से आपकी बायसनेस और नॉन बायसनेस पता चलती है। एक आपकी खुद की कोई पिटीशन हो, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कुछ है, तो ठीक है, बायसनेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपकी सोच होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सामाजिक हो, वो कहीं न कहीं कुछ-कुछ चीज़ों पे आपकी आइडियोलॉजी इफ़ेक्ट करती है। इफ़ेक्ट करती है, और ये ह्यूमन नेचर है, और ये हम लोगों ने कई जगह देखा है। मेरा मानना खुद का ये है, क्योंकि बहुत सी लड़ाइयाँ सनातन को लेकर, देश को लेकर लगातार चल रही हैं मेरी भी, और आप पहले भी चली हैं और अभी आगे भी चल रही हैं। मेरा मानना ये है कि कोर्ट्स के अंदर जब आप सनातन की बात करते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को जस्टिफ़ाई करने में, आपको उसके अंदर रिलीफ़ लेने में, और कहीं न कहीं सनातन को प्रोटेक्ट करने में। क्योंकि उसमें ये मान लिया जाता है कि आप इस देश में बहुसंख्यक हैं, और आप देखिए संविधान का पालन कौन करेगा? बहुसंख्यक। फिर संविधान भी जब दुखी करने पे आता है, मतलब संविधान की आड़ में जो दुखी करते हैं, तो वो भी उन्हीं कर रहे होते हैं। मैं इसे और आगे बढ़ाते हुए आपके केस पे, ये आपने एक आपका था खादिम आदिल चिश्ती वाला जो मामला था, उसमें आपको धमकियाँ भी मिली फिर। क्या था बताएँ थोड़ा? कहाँ से शुरू हुई फिर धमकियों का दौर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप या हम जैसे लोग इन चीज़ों पे बोलते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, और उसके बाद ये होता है कि धमकियाँ मिल रही होती है, तब
आपको प्रोटेक्शन ना तो सरकार की तरफ से होती है, ना आपको अदालत की तरफ से ऐसा कुछ मिलता है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए हर्ष भाई कि जो धमकियों का दौर है, वो मुझे लगता है कि शायद जब से मैंने सनातन और देश की बात करनी शुरू की है, तब से मेरे साथ जुड़ा रहा है। चाहे वो खालिस्तानी आतंकवादी हाँ, हों, उस पे मैं इसके बाद आऊँगा, आने वाला था। चाहे वो इस्लामिक आतंकवादी हों, जी। और शायद मुझे लगता है कि जितनी धमकियाँ मैंने फ़ेस की हैं, अगर इतनी धमकियाँ कोई और फ़ेस करे तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। आईएसआई, हिज़्बुल मुजाहिदीन, अच्छा, कश्मीर के जो अलगाववादी संगठन हैं वो, लोकल मुस्लिम कट्टरवादी, खालिस्तानी आतंकवादी, बबर खालसा, सिख फॉर जस्टिस, ऐसे-ऐसे लोगों ने मुझे धमकियाँ दी हैं और सब डॉक्यूमेंटेड हैं। अच्छा। पहले एक-एक करके आएँगे। हाँ, बिल्कुल, तो ये आदिल चिश्ती वाला जो मामला था, ये मामला था ज्ञानवापी का, जब सारा ये सब चीज़ें चल रही थी, तो इसके ऊपर उनका एक बयान आया था, जिसको लेकर मैंने एक कंप्लेंट फ़ाइल की। उस कंप्लेंट के बाद मेरे घर पर मुझे एक पर्चा फेंका गया और मुझे वो पर्चा मिला, उस दिल्ली पर्चे में? में, दिल्ली में ही। हुँ। और मुझे वो पर्चा मिला और उस पर्चे में लिखा था कि भई आप का सर जल्द से जल्द कलम किया जाएगा, सर तन से जुदा किया जाएगा। उस टाइम पे कुछ दिन पहले ही नूपुर शर्मा को जो थी धमकी मिली थी। और वो मिला, जब पर्चा मिला तो ऑब्वियसली घर के ऊपर पहुँचना किसी व्यक्ति का बहुत चिंताजनक होता है, और बिल्कुल मैं भी बहुत स्ट्रेस था, क्योंकि घर में सभी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, सब कुछ है और ऐसा कुछ वो नहीं था। तो बिल्कुल स्ट्रेस था, और स्ट्रेस रहता भी है जब ऐसी चीज़ हो जाए कि कोई आपके, क्योंकि मेरा घर का एड्रेस हाँ, पता निकलना बहुत कठिन था, लोगों को नहीं पता और मैं बताता भी नहीं कि मैं रहता कहाँ हूँ। तो बड़ा मुश्किल था, वो पर्चा मिला तो बिल्कुल स्ट्रेस था, अब सब कुछ चीज़ें हुई, पुलिस को बताया गया, एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद कुछ समय तक सिक्योरिटी का इश्यू भी चला। बट वो जो एक लड़ने की जो इच्छा है, वो कम कभी नहीं हुई, और इस इंसिडेंट के बाद कुछ समय तक रहा, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी जो अर्धांगिनी है, मेरी जो वाइफ़ हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं, और उन्होंने सिर्फ़ एक ही बात कही कि देखो अब तो ये तरीका चल चुका है, मतलब ये चीज़ें चल रही हैं, और जब चल शुरू हो ही गई और लड़ ही रहे हो, उन्होंने एक बात, जब ये सब चीज़ें करनी शुरू की मैंने, तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भई वो इंग्लिश की टीचर हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक इंग्लिश का फ़ेज़ मुझे बोला पहले, और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है, वो सनातन में रहे। मैं उसको कन्वर्ट नहीं करा, और वो दिन मेरे लिए था कि बड़ा इमोशनल हुआ, और क्योंकि धर्म से जब तक आपको प्यार नहीं होगा, तब तक आप ना सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, परिवार को आप वो दे पाओगे। ना आप, यस, ना आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो वर्ड्स थे मेरी वाइफ़ के, वो मुझे बहुत इफ़ेक्ट करे, और वो लड़ने की जो ताकत है, कहीं न कहीं घर से आपको मिलती है सबसे पहले। और वो जो ताकत उन्होंने दी, वो बहुत मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बूस्ट करा उस समय पे, क्योंकि उस, आप समझिए कि घर पे मेरे बच्चे भी हैं, और बच्चों को उस तरीके की धमकी घर पे आना, तो कहीं न कहीं एक मुझे लगता है 15 दिन तक मेरा बेटा स्कूल नहीं गया। मैं 1 हफ्ते तक घर में रहा, क्योंकि मुझे ये कह दिया गया पुलिस की तरफ से कि आप बाहर नहीं जाएँगे। अब इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं, तो कहीं न कहीं स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट सा टाइम था। कुछ लोग थे जो साथ आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। कुछ लोग ऐसे थे जो रेगुलर बेसिस पे मुझसे हेल्प लेते थे, लेकिन उस समय पे समय कट गायब हो गए। सुख के सब साथी दुख का तो बड़ी अलग-अलग चीज़ें देखने को मिली, लेकिन वही वाली बात कि जब आपको घर से सपोर्ट मिलता है, तो आप उस लड़ाई में पीछे नहीं हटते। तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल बहुत क्या था वो मतलब केस? उसमें ज्ञानव्यापी के ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने एग्ज़ैक्टली मुझे अब ऐसे वाला याद नहीं है, लेकिन कुछ अपशब्द जो थे, वो भगवान शिव को लेकर, ठीक है, उसके बाद वो फिर आपने वो मैंने कंप्लेंट दिल्ली पुलिस में फ़ाइल किया, और वो दिल्ली पुलिस में फ़ाइल करने के बाद, अब होता है कि आप सब जैसे भाई जो हैं वो हैं, और वो एक कहीं मीडिया न्यूज़ में और मिला, और उसके बाद वो कंप्लेंट जो थी वो यूपी पुलिस को ट्रांसफ़र कर दी गई, दिल्ली पुलिस द्वारा। अब जब वो यूपी पुलिस को 2 दिन बाद ट्रांसफ़र हुई, तो वहाँ पे उनको पता चला कि भई, और मुझे लगता है कि वो जो इंटेंशंस और जो उनका बेसिकली माइंडसेट है कि दूसरे को धमकाना, डराना, तो वो कोशिश उनकी तरफ से हुई, और लेकिन भगवान की दया है, भगवान शिव का आशीर्वाद है, माँ भगवती का आशीर्वाद है कि वो सब चीज़ें ठीक हुईं,
और अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए आज भी वो जो लड़ाई है वो सब लड़ाइयाँ चल रही हैं। सिख फॉर जस्टिस का आपने जिक्र किया था, खालिस्तानियों से धमकी मिली, अमृतपाल के मामले में आपने कहा था, तो उसमें क्या किस तरह की धमकियाँ थीं और क्या था? देखिए, अमृतपाल और सिख फॉर जस्टिस का गुरपंथ पन्नू से बात शुरू करूँगा, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस, जब आपको याद होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का काफ़िला जो है पंजाब में रोका गया था। तो उसके बाद मैंने एक शिकायत दिल्ली पुलिस में दायर की थी और एक शिकायत मैंने न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर के पास दायर की थी। तो वो जब मैंने शिकायत सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, आपने कनाडा में भी कुछ किया था? वो उससे ये सब बात, ये कनाडा वाला बहुत बात का सब इंसिडेंट बात है। का ठीक है, पहले ये जो शुरुआत जो खालिस्तानी एक्टिविज़्म जो है उसके अगेंस्ट जो बात आप कर रहे हैं कि ये इतने ज़्यादा, मुझसे इतने ज़्यादा डरते क्यों हैं? मुझे लगता है कि शायद कई बार मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार से ज़्यादा प्यार खालिस्तानियों को मुझसे है, अच्छा, और उसका कारण मैं बताता हूँ अभी आपको। तो न्यूयॉर्क में आपने मैंने न्यूयॉर्क कमिश्नर को, एक पुलिस कमिश्नर को मैंने एक कंप्लेंट दायर की और ये कहा कि भाई सिख फॉर जस्टिस जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, खुलेआम इस तरीके की बातें करता है। मैं एक अकेला ऐसा आदमी था जिसकी कंप्लेंट के ऊपर सिख फॉर जस्टिस का 1 वीक के लिए बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में, अच्छा। न्यूयॉर्क में। भारत सरकार आज तक वो अकाउंट कभी सीज नहीं करा पाई और वो अकाउंट मेरी शिकायत के ऊपर सीज कर दिया गया 1 हफ्ते के लिए। अब आप समझते हैं कि भाई पैसा रुक गया, फंडिंग रुक गई, तो आप क्या करेंगे? उससे गुरपंथ सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा आहत हुए। अब मेरे पास एक दिन में 150 कॉल्स, अमेरिकन नंबर से, कैनेडियन नंबर से, फ्रांस के नंबरों से, ताइवान के नंबरों से, रशिया के नंबरों से ये आने लगी। और मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति था, क्योंकि उस समय पे मुझे याद है कि बहुत से 2 या 3 अधिवक्ता ऐसे और थे जिन्होंने इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पत्र लिखा था कि भई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो सब लोगों को रिकॉर्डेड मैसेज जो थे वो आ रहे थे। मैं एक अकेला ऐसा आदमी था जिसको गुरपंथ पन्नू ने खुद फ़ोन किया अच्छा, और खुद फ़ोन करके उसने मुझे ये कहा कि देख, तू भी जाएगा, तेरी बीवी भी जाएगी और तेरा बच्चा भी जाएगा। और सरकार मोदी के पास जेट प्लस सुरक्षा है, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैंने उसको यही जवाब दिया, मैंने कहा देख भैया, बात सुन, मैंने तो कर दिया, अब तुझसे जो होता हो तू कर लियो, और देश की बात जहाँ होगी वहाँ पे हम लोग खड़े हैं, डरने वाला मैं नहीं हूँ तेरे से। उसके बाद हमारे जो हिंदी भाषा की 2 या 3 चीज़ें थी, जो हम कहते हैं कि मिठास भरी, वो मैंने उसको आगे से सुना दी, जिसके बाद उसने फ़ोन कट कर दिया। लेकिन उसके बाद लगातार मुझे बहुत सी धमकियाँ उस समय पे आई और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा पॉइंट था, जहाँ पे खालिस्तानी आतंकवादी जो विदेश में बैठ के हमारे देश के खिलाफ जो चीज़ें करते हैं, उनके ऊपर जो एक्शंस की बात थी, और लगातार सिख फॉर जस्टिस, बबर खालसा, ये 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज भी एक्टिव हैं और भारत के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री महोदय हों या जो और मिनिस्टर्स होते हैं, लगातार उनके ऊपर इस तरीके की चीज़ें वहाँ चलती हैं। और तो कनाडा, बेसिकली इनका जो है गढ़ जो है वो कनाडा और अमेरिका है। वहाँ पे अब प्रोटेक्टेड किया जा रहा है इनको, और बहुत आपने देखा भी होगा न्यूज़ के अंदर। लेकिन जो लड़ाई हमारी है उसको लेकर चल रही है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कनाडा के अंदर जिन मेरे साथ मिलके जो काम कर रही हैं। हाँ, आपने कनाडा में भी इस पर बिल्कुल, मैंने कनाडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर लिखा, वहाँ पे जब हिंदू मंदिर के ऊपर हमला किया गया खालिस्तानियों द्वारा, तो मैंने चीफ जस्टिस जो हैं वहाँ पे उनको लिखा, क्योंकि हम लोग यहाँ से याचिका दायर नहीं कर सकते। लेकिन मैंने एक फॉर्मल पिटीशन बना के वहाँ दायर की, और वो बहुत बड़ा मुद्दा था वहाँ का। और उसके बाद ये हुआ कि पुलिस ने कुछ एक्शंस, जहाँ पे कहीं न कहीं हिंदुओं को टारगेट किया था, क्योंकि उस समय पे वैंकूवर पुलिस जो थी वो कहीं न कहीं हिंदुओं को टारगेट कर रही थी। लेकिन मेरी उस याचिका के बाद वो चीज़ रुकी और खालिस्तानियों के ऊपर भी वहाँ पे एक्शंस हुए। तो इंटेंट वही है कि भई जहाँ हिंदू हैं, जहाँ भारत के लोग हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जिस तरह का प्रोटेक्शन उनको मिलना चाहिए, स्पेशली जो अमेरिकन्स हैं या फिर कनाडा में जो लोग हैं, उनका बहुत, क्योंकि बहुत फ़ोन उस समय पे मेरे पास आए और उन लोगों ने बताया, जो वहाँ प्रेज़ेंट थे जब हिंदू मंदिर के ऊपर हमला हुआ, जो वहाँ प्रेज़ेंट थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो खालिस्तानी लोग हैं, वो फाइनेंस और बदमाशी के ऊपर, जो वहाँ के बड़े गैंग्स हैं, वो बहुत इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों के अंदर, और खालिस्तानियों को प्रोटेक्शन वहाँ एक तरीके से दे दी गई है सरकार द्वारा, और वो चीज़ आज भी चल रही है।
कुछ चीज़ें बदली है, जब जब ट्रेवलू गया है तो उसके बाद सरकार बदली है तो कनाडा में, तो उसके बाद वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। लेकिन अभी भी बहुत इन्फ्लुएंशियल चीज़ें वहाँ चल रही हैं खालिस्तान के द्वारा, और भारत के जो लोग हैं, उनको कोई कहीं कहीं न कहीं प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सिर्फ़ सरकार के द्वारा नहीं। हम और आप जैसे जो लोग हैं, जो लगातार काम करते हैं, तो वो कोशिश जारी है और उसी के ऊपर हम लोग हमेशा से लड़ाई लड़ते हैं। एक बड़ी चुनौती आपके सामने ये भी है, इंडिया में आप उस तरह की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, फिर आप न्यूयॉर्क और कनाडा में भी जाके लड़ रहे हैं। एक तो क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ करने से नहीं होती, इनके लिए फाइनेंशियल वो भी चाहिए होता है। फिर और उस तरह की धमकियाँ कि पन्नू डायरेक्ट फ़ोन कर ले। तो आपको नहीं लगता कि सुरक्षा भी चाहिए थोड़ा, अगर लड़ाई लड़नी है तो किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें आपका जो सवाल है, पहला सुरक्षा का सवाल। तो एक हमारी सत्ताधारी पार्टी जिसको हम अपनी पार्टी कहते हैं, तो एक मेरी सुरक्षा मुझे मिली, 3 साल मेरे पास रही पुलिस की, दिल्ली पुलिस का प्रोटेक्शन मेरे पास रहा, 2 पीएसओज़ मुझे मिले थे। वो अभी कुछ समय पहले ही रिवोक किए गए। तो रिवोक किए गए तो मुझे लगा कि भई ये गलत है बेसिकली, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें लगातार चल रही हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे भी इतनी सारी जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ मेरी शिकायतें काफ़ी हैं, और उसके बावजूद लगातार देखने के बावजूद दिल्ली पुलिस के से प्रोटेक्शन रिवोक की गई। तो उसको लेकर मैंने एक लेटर लिखा, और एक बड़े नेता जो थे उनसे मेरा मिलना हुआ। मैंने उनको बोला, मैं कहा सर ये तो गलत है। आप देखिए कि आप किसी को भी प्रोटेक्शन देते हैं और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप रिवोक कर हो गई है प्रोटेक्शन। तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने एक बात मुझे बोली जो मुझे हर्ट कर गई। उन्होंने बोला कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी आपको बोला है कि आप ये शिकायतें कीजिए, आप ये प्रोटेक्शन की बात कीजिए, या आप बाहर कंप्लेंट फाइल कीजिए? पार्टी ने तो आपको कभी नहीं बोला। तो मैंने बोला, मैंने कहा आई एम नॉट एसोसिएटेड बीजेपी, इट इज़ अबाउट अ प्रोटेक्शन ऑफ अ सिटिज़न। हुँ, ये बात आइडियोलॉजी की है, ये बात पार्टी की नहीं है। सही बात और है। मैं कह भी नहीं रहा, मैं बीजेपी से एसोसिएटेड नहीं हूँ। सनातन के लिए कर रहा हूँ, ये बात देश के सनातन लिए की कर है, ये रहा देश की बात है। हूँ। हुँ, तो मैंने फिर उनको यही बोला कि मैंने कहा मेरे को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो एक्टिविज़्म है, मेरा जो हिंदुत्व का एक्टिविज़्म है, मेरा जो देश का एक्टिविज़्म है, वो रुकेगा नहीं। आप प्रोटेक्शन दीजिए, नहीं दीजिए, वो आपका काम है। दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो, क्योंकि सेंटर के अंदर आती है, तो कहीं न कहीं जो मैसेज है वो ऊपर से ही होता है। तो कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि एचएम साहब को शायद ये बात नहीं पता, तो आप एचएम साहब तक ये बात बताइए। तो मैंने, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे बोला वो एचएम साहब के करीब थे, तो मैंने बोला भई मैं तो एचएम साहब से मिला नहीं कभी, और ना मैं मिल सकता। तो आप ही मेरी बात पहुँचा दीजिए। तो अब इस बात को भी 6 या 7 महीने हो चुके हैं, तो आज तक कुछ नहीं है, तो एक चिंता रहती है। घर की भी चिंता रहती है। अभी आपके यहाँ पॉडकास्ट पे आना था, तो पूछने लगते हैं घर वाले कि भई आप जानते हैं ना, कौन है, कैसे हैं, कहाँ हैं? मैंने कहा अरे चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो ये बात थी, और प्रोटेक्शन को लेकर जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीज़ें पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं, और ये चीज़ें पॉलिटिकल ड्रिवन होती हैं, जहाँ प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं। आप जैसे और मेरे ऐसे आम आदमी को किस तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा, ये आप और मैं डिसाइड नहीं करते, ये कुछ और लोग डिसाइड करते हैं। तो लेट देम डू दैट, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे लगता है कि मिले, नहीं मिले, जो हमें करना है, वो हमें करना है। पर जो आपने ज़िक्र किया ना कि ऐसा कहा गया कि हमने कहा, ये फिर आदमी का हौसला तोड़ती है। आप कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी तरह का वैसा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और बात सुरक्षा की है, और जो ज़िम्मेदारी आपकी है, देश के हर नागरिक को सुरक्षा देना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो उसमें इस तरह की टिप्पणी होती है। मैं एक और किसी का पॉडकास्ट कर रहा था, वो भी एंटी खालिस्तानी कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, तो जो कुछ आपको कहा गया ऐसा ही कुछ उन्हें भी कहा गया। तो और मुझे ऐसा लगता है, होता क्या है कि ये चीज़ जो डिसाइड करते हैं ना, उन तक तो शायद पहुँचती नहीं। जो उनसे नीचे वाले हैं वो अपने लेवल पर कुछ का कुछ बोल देते हैं, और ये जो इंडिविजुअल लड़ रहा है, जिससे आपसे कोई बेनिफिट नहीं है, जिससे आपसे कोई पद नहीं चाहिए, जिससे आपसे कोई राजनीतिक लाभ उस तरह का नहीं चाहिए, उन लोगों को आप डिमोटिवेट कर देते हैं, उस तरह का एक नुकसान होता है। अगर हम अब बढ़ते हैं आगे, देश में आप पॉलिटिकल एनालिस्ट, कानून की बात हमने काफ़ी कर ली, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे जो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप किस नज़र से उसे देखते हैं? कितना दम है उसमें? मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दम है। आप देखिए कि राहुल गांधी जी ने अब तक 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जहाँ पे राहुल गांधी ने कहा कि भई जो इलेक्शन कमीशन है उसमें ये दिक्कतें हैं, और इस तरीके से वोट जो है चोरी किया जाता है, वोट काटा जाता है, बढ़ाया जाता है। मैं पहले दिन से
ये कहता हूँ और ये मानता हूँ कि अगर राहुल गांधी के पास इतने ज़्यादा एविडेंसेस हैं, तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते? भाई उनको सरकार में विश्वास नहीं है। राहुल गांधी एक ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ फैलाना है। आप देखिए कि राहुल गांधी जब-जब विदेशी दौरा करते हैं, तो वो उन लोगों से मिलते हैं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। खालिस्तानी लोग हों, मुस्लिम ऐसी इन्फ्लुएंशियल लोग जो अमेरिका में बैठ के भारत के खिलाफ बातें करते हैं, उन लोगों तक वो मिलते हैं और आने के बाद जिस तरीके का यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है, उनके बाहर जाने के बाद और जो चीज़ें चलती हैं, कहीं न कहीं ये एक मैसेज दिया जाता है कि ये सिर्फ़ राहुल गांधी की सोच नहीं है। ये सोच जो भारत विरोधी लोग हैं, उन लोगों की सोच राहुल गांधी भारत में लेके आते हैं और वो यहाँ पे उसको ड्रिवन करते हैं और उसको फैलाते हैं। वोट चोरी का पूरा मामला जो है वो किसी भी व्यक्ति का जो समझदार होगा उसकी समझ से ही बाहर है। मैं वही कह रहा हूँ, आम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे इससे। मैं अगर अपने विश्लेषण से देखूँ, ईवीएम का जो मुद्दा ये लोग उठाते थे, वो मुद्दा आदमी फिर भी कनेक्ट कर लेता था, क्योंकि वो उससे डायरेक्ट यूज़ में था कि वोट डालने जाना है तो साहब मैं ईवीएम में डाल रहा हूँ, और उस तरह का नैरेटिव वो मुझे लगता है था, तो वो भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं। बट इसकी तुलना में यहाँ तो आदमी कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। आप अगर बिहार में ये कहते हैं कि बॉस 63 लाख लोगों को इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, भाई 63 लाख लोग निकाल दिए, उनमें से 10,000 भी रोड पे क्यों नहीं है? अगर वो सही वोट काटे गए हैं। और आज की डेट में सबको पता होता है कि मेरा वोट है या नहीं है। अब वो वाला आदमी नहीं रहा ना, कि जो जिसे पता ही नहीं होता था। उसे आज आज की डेट में आदमी को पता चला है कि उसके वोट की वैल्यू कितनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम लोग वोटर चोरी से और वोटर रोल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। उसका देखिए इसमें एक और जो दिक्कत है राहुल गांधी की, वो राहुल गांधी की दिक्कत ये है कि राहुल गांधी इतनी बातें बोल चुके हैं कि अब लोगों का विश्वास जो है राहुल गांधी से हट गया है। और आप ईवीएम की बात कीजिए, ईवीएम को जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया ईवीएम का, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप दिखाइए, भाई आप दिखाइए कि ईवीएम कैसे मैनिपुलेट हो सकती है। आप वो प्रूव नहीं कर पाए। आप एक ऐसा एविडेंसेस कोर्ट के सामने नहीं रख पाए जिससे आप ये प्रूव कर पाओ, जबकि आप रोज़ शोर मचाते थे। बड़े-बड़े मंचों से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भई ईवीएम के अंदर गड़बड़ है। और आप अगर दोबारा उसी बातों के ऊपर चलते रहेंगे तो कहीं न कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है। अब राहुल गांधी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और राहुल गांधी एक असामाजिक तत्व हैं। वो इसलिए असामाजिक तत्व हैं कि वो सिर्फ़ चाहते हैं कि जो लोग हमारे यहाँ के कम साक्षर लोग हैं, उन लोगों को फ़ोकस में लेकर, उन लोगों को ये समझा दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार है भारत की और मोदी सरकार जो है, वो आपको दबा के, आपके राइट्स को लेके पावर में बैठी हुई है। लेकिन ये मैसेज पहुँच इसलिए नहीं रहा क्योंकि राहुल गांधी का क्रेडिबिलिटी जो था, वो राहुल गांधी ने झूठ बोल-बोल के उसको खत्म कर लिया। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अलावा जो भी इनका ये इंडी अलायंस है, इस अलायंस के लोग भी उतने अलाइन नहीं है इस टॉपिक को लेके, वोट चोरी को लेके। वो बात अगर वो राहुल गांधी के साथ हैं, तो वो बात कर रहे होते हैं वोट चोरी की। आप अगर बिहार की यात्रा ले लीजिए, बिहार में जो इन्होंने मतदाता अधिकार यात्रा करी राहुल गांधी ने, उसमें तेजस्वी साथ थे, लेकिन उस यात्रा में यही था सारा, वोट चोरी और ये सब। अब जो तेजस्वी यादव वहाँ यात्रा कर रहे हैं, वो वोट चोरी पे है ही नहीं, वो अलग मुद्दों पे यात्रा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग, इनके अपने लोग अलाइन नहीं है इस टॉपिक को लेके। उसका कारण है भाई, उसका कारण यही है कि जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया, अब आपकी वाली बात कि अब मतदाता जो है वो ऐसा मतदाता नहीं है कि उसको पता नहीं है, उसको सब पता है। तो राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो मुद्दा ही गलत है, वो मुद्दा है ही नहीं। और ये बात देखिए, मैं तेजस्वी यादव को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि तेजस्वी यादव जो है, वो एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। हाँ, लालू यादव की लेगेसी को आगे लेके जाना आसान नहीं था, जिस समय पे जिस पोज़ीशन में वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आए। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से जो आरजेडी है उसको बहुत अच्छे से सँभाला और आज वो उस पोज़ीशन पे हैं कि आज मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में वो भारतीय भारतीय जनता पार्टी के सामने वहाँ खड़े हैं। तो मैं अगर पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो तेजस्वी यादव बहुत सही कैंडिडेट हैं, अच्छे से लड़ना जानते हैं और लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए, लोगों के मुद्दे क्या हैं,
वो उनको पता है। मुझे उसमें एक समस्या ये भी लगती है कि जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, वो मुख्यतः वो लोग हैं ही नहीं जो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, जो ज़मीन पे सक्रिय होते हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे आपने तेजस्वी यादव का ज़िक्र करा। तेजस्वी यादव रात-दिन वहाँ चा मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं अपोज़िशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो आदमी एक्टिव है अपने लोगों के बीच, उसे पता है कि बिहार के मुद्दे क्या हैं, कहाँ समस्या है, कहाँ नहीं है। अब अगर कोई एसी कमरे में बैठ के आपको एक बढ़िया पीपीटी बना के दे दे और फिर कहे कि भाई साहब इस मुद्दे को आप ग्राउंड पे उतार दो, तो वो जो पीपीटी में अच्छा दिख रहा है, वो ग्राउंड पे अच्छा दिखे ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, राहुल गांधी की बात आप लगातार हम लोग करते हैं, तो राहुल गांधी की राजनीति जो है वो थाईलैंड और मलेशिया जाके होती है, तो वो राजनीति ऐसे होती नहीं। आपको भारत की राजनीति के जितने भी आप बड़े राजनीतिज्ञों की बात करेंगे, वो वही लोग थे जो जनता से जुड़े थे। जब तक आप जनता से डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप बड़े राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते। आप हवाबाजी में राजनीति नहीं कर सकते यहाँ पे। और ये हमारे देश की राजनीति का एक बेसिक पॉइंट है। हर बड़ा राजनीतिज्ञ जनता से जुड़ा होगा। हमारे मोदी जी भी इसलिए आज इतने पॉपुलर हैं क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए हैं। योगी जी की बात करें, जनता से जुड़े हुए हैं। वो हवाबाजी वाली राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी की प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं और कांग्रेस अगर आज पाताल में चली गई, तो वो पाताल में जाने का रीज़न भी यही है कि गांधी परिवार को कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने साथ जोड़ के रखा है और वो राजा और महाराजा वाली जो पद्धति कांग्रेस के अंदर है, वो कहीं न कहीं हर तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है और राहुल गांधी राजनीति के मुझे बिल्कुल भी नहीं लगते। मुझे लगता है कि उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। गांधी परिवार के खून में अब मुझे लगता है कि राजनीति खत्म हो गई है, राजनीति नहीं है उनके परिवार में अब। और मुझे लगता है कि राजनीति देखिए आपका ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका परिवार पीछे से राजनीति में है तो आप भी राजनीति करें। अब मुझे लगता है कि वो राजा-महाराजा वाली जो उनकी सोच थी उसको छोड़ के उनको एक जनरल पब्लिक की तरह रहना चाहिए, अपना जो आगे की लाइफ़ है, अपने बच्चों की लाइफ़ वो सोचनी चाहिए। जो इस देश में घुसपैठिए हैं और एसआईआर और वोट चोरी भी वहाँ कहीं न कहीं लिंक है उनसे। घुसपैठियों पर आपका क्या टेक है? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बिल्कुल हमारे देश के अंदर जो हमारे संसाधन हैं, वो इस देश के नागरिकों के लिए हैं। वो हमारे देश के नागरिक तक पहुँचे, ये सरकारों का काम है कि वो सुनिश्चित करें कि हर संसाधन इस देश का, देश के हर नागरिक के पास पहुँचे। पहला अधिकार हमारा है। घुसपैठियों की जब बात आती है तो वो घुसपैठिए हैं कौन? क्या वो ऐसे लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश के लिए और हमारे देश के फ़ायदे के लिए काम करते हैं? नहीं है। वो लोग वही लोग हैं जो भारत के बाहर जब थे, वो भारत के खिलाफ बात करते हैं। बांग्लादेशियों की आप बात करिए, आप रोहिंग्या मुसलमानों की बात कीजिए। ये लोग ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं को मारते हैं, भारत के खिलाफ वहाँ प्रोपेगेंडा करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं। ऐसे लोगों को आप अपने देश के संसाधनों को अपने देश में आने की बात को कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? और ये जो लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ऐसे लोग जो याचिका लगातार सर्वोच्च न्यायालय में लगाते हैं और कहते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स की बात है, इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, इनको रिफ्यूजी स्टेटस मिलना चाहिए, तो मेरा मानना ये है कि उनको नहीं मिलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ह्यूमन राइट्स उसका होता है जो दूसरे का ह्यूमन राइट्स समझे। आप ह्यूमन राइट्स उनका कह के इस देश के रहने वालों का ह्यूमन राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके से ना कानूनी, ना सामाजिक, किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कानून के नज़रिए से कि जब ये लोग इधर आ जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे कहीं नज़र आई, मैंने केसों में भी देखी, कि क्राइम हुआ तो इन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। किस तरह के चैलेंज जो होते हैं क्योंकि इनका कोई ना तो स्थायी पता है, ना इनके दादा का, बाबा का कुछ इधर पता है, तो ये तो झोला उठाते हैं, कहीं और लगा लिया। तो उस तरह के भी चैलेंज हैं देश में। बिल्कुल है, देखिए सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं, वो तो मैंने इसीलिए बोला सबसे पहले कि जहाँ पे आपने ऐसे लोगों को इन्फ्लिक्ट करा अपनी कंट्री में, अलाउ कर दिया या आप उनको रहने दे रहे हैं या ऐसे रहने देने की माँग अगर आप उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप इन हमारे देश के लोगों की जान-माल से समझौता कर रहे हैं। तो ये लोग जब आते हैं, इन लोगों का कोई ना तो कोई दीन है, ना कोई ईमान है। इन लोगों का बड़ा सीधा-सा मोटिव है कि वो आएँ, किसी भी तरीके से यहाँ रहें और अपनी जो उनकी सोच है, उसको आगे बढ़ाएँ। अब सोच क्या है? सोच है भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू लोगों के खिलाफ और जो यहाँ के संसाधन हैं, उनको कैसे मिसयूज़ किया जाए।
तो ऐसे लोगों को अगर आप यहाँ पे आना अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली आपको जान का भी नुकसान होगा, आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, आपकी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा। आप देखिए ना, आपकी जो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जो हालात हैं, अगर हम हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें सिर्फ, तो उसके अलावा जितने भी लोग हैं वहाँ पे, जितने जो पड़ोसी पार्टीज़ हैं, हाँ, उन पार्टीज़ के, उन राज्यों की सरकारों का जो एक्शन है, वो क्यों उतना सख्त नहीं है जितना हेमंत बिस्वा शर्मा का है? सही बात है। और ये मैसेज बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसा खतरा है जिसे अभी के नज़रिए से आदमी देखता है तो कि ठीक है शरणार्थी हैं। डेमोग्राफी चेंज जब होगा, वो आज से 20 साल 30 साल बाद, जैसा कि असम के कुछ ज़िलों में हुआ 1971 के आसपास, जो 10 से 15 साल में सीधे शायद 14 से सीधे 50% 2 ज़िलों में हुआ था। और आप अगर विदेशों की हालत देख लें, आप यूके देखिए ना, यूके में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो आने वाले टाइम में वहाँ की क्या स्थिति होगी? तो अभी जो यहाँ सेकुलर बन रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि देखिए, समझते सब हैं और जो डेमोग्राफिक चेंज की हम बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे देश में बहुत हो चुका है बहुत हो चुका है। और अब बात समझने से आगे चली गई है। हुँ, हम और आप जब आप ये बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि हम उस पोजीशन पे पहुँच गए, जहाँ पे सरकार ने ये एक्शन लिया। सरकार अगर ये कह रही है कि भई हम घुसपैठियों को अपने देश में नहीं रहने देंगे, अगर केंद्र सरकार ये कह रही है, तो कहीं न कहीं हम उस पोजीशन पे आ गए, जहाँ खतरे के निशान से आप ऊपर हैं। तो अगर आज हम 10 या 12 साल आगे की बात करें, तो वो बेकार है। आपको ये बात और इम्प्लीमेंटेशन आज ही करना पड़ेगा। अब इसके खिलाफ जो हैं लोग, वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो एक पर्टिकुलर माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं। वो हिंदुत्व और देश के दुश्मन हैं। मैं ये मानता हूँ। और जिन्हें उनमें अपना राजनीति का भविष्य नज़र आता है, क्योंकि जो मौजूदा हैं, वो तो समझ चुके हैं उनकी चाल को। देखिए, अब उन्हें सपोर्ट करके उनकी वोट बैंक की मुझे लगता है राजनीतिक सपोर्ट भी नहीं है। मुझे लगता है कि उनका एक ही मोटिव है। उनका मोटिव ये है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को सीट से हटाया जाए और उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट बनाना, देश की जनता में कॉन्फ्लिक्ट बनाना। आप देखिए क्या मैसेज गया। केंद्र सरकार ने कहा कि घुसपैठियों पे एक्शन लीजिए। एक पिटीशन याचिका जाती है, कांग्रेस शोर मचाती है, याचिका फाइल होती है सर्वोच्च न्यायालय में और मैसेज ये आता है कि रोहिंग्या मुसलमान को देश से निकालने की बात चल रही है। बांग्लादेशी मुसलमानों को देश से निकालने की बात चल रही है। तो आपने एक कम्युनिटी को ये कह दिया कि मुसलमान जो लोग हैं, उन लोगों को देश से निकालने की बात चल रही है। तो कहीं न कहीं ये मैसेज दे दिया गया उन 25% लोगों को कि ये भारत की जो सरकार है, वो मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि वो 25% जो मुसलमान हैं, वो इस देश के नागरिक हैं। उन लोगों का अधिकार इस देश के संसाधनों पे है और वो इस संसाधनों को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो जो आए हैं, उनका कोई अधिकार उनका कोई अधिकार नहीं है, उनको ये किसी ने नहीं बताया। तो ये सवाल बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि ये चीज़ उन 25% लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि भैया हम आपको नहीं कह रहे हैं। आप यहाँ के रहने वाले हैं, सीएए से आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। इफ़ेक्ट उन लोगों के ऊपर है जो आपके संसाधन संसाधनों का मिसयूज़ करेंगे, जो आपको खतरे में डालेंगे, जो आपके धर्म को ऐसा करेंगे कि जो नुकसान लायक होगा आपके लिए। तो वो समझाना ज़रूरी है मुझे लगता है और ये मैसेज जो है ये क्लैरिटी के साथ लोगों तक नहीं पहुँचा है और उसका कारण सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि वो इतना ज़्यादा और इतने बड़े स्केल पे मिसगाइड लोगों को कर रही है, जो मुसलमान हैं हमारे देश के, उनको इस तरीके से मिसगाइड कर रही है कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है वो आपके अगेंस्ट है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। देश के मुसलमानों को यहाँ के संसाधनों पे पूरा हक है। उनका आज़ादी में बिल्कुल कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन उन मुसलमानों का जो लोग भारत को प्यार करते हैं, जो ये भारत मानते के नागरिक हैं। भारत के नागरिक हैं, भारत को प्यार करते हैं। हाँ, ऐसे नागरिक भी हैं जो नहीं जो कर नहीं करते। तो ऐसे नागरिकों का भी मुझे लगता है कि इलाज होना चाहिए और सरकार उसके ऊपर लगातार काम कर रही है और मेरा मानना यही है क्योंकि बहुत सी अलग-अलग चीज़ें होती हैं और मेरा मानना है ये सरकार सही दिशा में है। मोदी जी की सरकार जो है हमारे इस पूरे सिस्टम को लेकर बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करती है कि भई एक्शन होना चाहिए और मुझे लगता है कि जिस ध्येय के साथ सरकार आगे बढ़ी है, अगर यही चलता रहा तो ज़रूर इसके ऊपर हमें जल्दी कुछ देखने को अच्छा मिलेगा। अंत में 2 छोटे सवाल और उनके छोटे-छोटे आंसर। एक तो जो एआई का प्रचलन
जो हमने अभी देखा, मोदी जी की माता जी का एक वीडियो बना था, और दूसरा आईफ़ोन की लाइन में खड़े युवाओं पे, छोटे-छोटे आंसर, आपकी क्या देखिए, प्रतिक्रिया? बड़ा दुखद है दोनों चीज़ों में। पहला, राजनीति को आप इतने निचले स्तर पे ले गए कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी को सामने लाकर उनको बदनाम करने के लिए और उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए, और वो ह्यूमिलिएशन हमारे यहाँ माँ का जो जो पोज़ीशन है, वो सबसे ऊपर होता है। भगवान से कम अपनी माता को नहीं मानते, और इस तरीके की चीज़ कांग्रेस पार्टी ने जब की और जानते हुए की, तो ये उनका सोच और उनका आइडियोलॉजी क्या है, वो इससे पता चलता है। मुझे लगता है एआई पे लगाम कंट्रोल तो हो सरकार का। नहीं, बिल्कुल है। अब कानून बने हैं उस बारे में, और इसी मामले के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। मेरी भी शिकायत हाँ, ये मैं हो वही दिल्ली कह रहा पुलिस के पास है, एफआईआर भी दर्ज हुई, यहाँ पे भी हुई, बिहार में भी हुई। अब बिहार हाई कोर्ट ने उसको हटाने का आदेश दिया, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बात मोरालिटी की है। आप देश के प्रधानमंत्री की जब बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री की माता को जब सामने लाके बात करते हैं, तो आप देश की सभी माताओं का आप उपहास कर रहे हैं, आप हूँ। गलत कर और रहे हैं। स्तर गिरता जा रहा है, और बिल्कुल आईफ़ोन सर गिरा है। 17 अब आईफ़ोन 17 का दुखद इसलिए है कि देश के युवाओं को जहाँ आके देश के लिए, देश की चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए, वहाँ वो आईफ़ोन 17 खरीदने के लिए लाइनों में सुबह 4 बजे खड़े हैं। आप देखिए ना, आप कहिए किसी बच्चे को आज के कि आप सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करने चले जाइए, नहीं तो वो जाएगा। नहीं जाएगा, और वो आईफ़ोन खरीदने के लिए लाइन में खड़ा है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो हमारा सनातन संस्कृति था, कहीं न कहीं उस संस्कृति को दोबारा से जगाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि बच्चों से पहले माँ-बाप में जगाने की ज़रूरत मैंने इसीलिए बोला कि हर घर के अंदर वो सनातन संस्कृति जो है, जो संस्कृति हमें सिखाती थी कि सुबह 6 बजे उठिए, भगवान का नाम लीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, उसके बाद जो आपके काम हैं उनको कीजिए। तो वो दैनिक प्रचलन जो था, हमारा दैनिक पद्धति जो थी चलने की, वो कहीं न कहीं लोग बच्चों में डालने की ज़रूरत है, माँ-बाप में डालने की ज़रूरत है, जो नई जनरेशन के माँ-बाप हैं, उनके अंदर डालने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सनातन को दोबारा से कहीं न कहीं इंजेक्शन लोगों का सनातन में दोबारा से लगाने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच। और विनीत जिंदल जी हमारे साथ थे, तमाम विषयों पर हमने बातचीत करी है। आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और उन विषयों पर जिन पर हमने बातचीत की है, उन पर आपकी जो भी राय है, आप वो कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।